जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी बात यहां पर सामने आई है। भले ही हमारा LCA तेजस, INS विक्रांत, INS अरिहंत स्वदेशी हैं, लेकिन इनमें लगे इलेक्ट्रॉनिक हिस्से ज़्यादातर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर निर्भर है। और हाल ही में भारत ने कहा है कि भारत के 93% परमानेंट मैग्नेट इंपोर्ट किए गए हैं, यानी कि चाइना से आए हैं। ऐसे में जब चाइना ने दोस्तों अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी सख्त कर दी है, तो भारत के लिए अब माइन से लेकर मैग्नेट तक अपनी खुद की सप्लाई चेन बनाना बेहद ज़रूरी हो गया। नहीं तो ये निर्भरता कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ये सब आप समझ सकते हैं और इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने धराशक्ति नाम के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये सिस्टम दोस्तों एक साथ कई दुश्मनों के अवाक्स और फाइटर जेट्स को बंद कर सकता है। इवन दोस्तों, ये दुश्मनों के SAR रडार को भी प्रभावित कर सकता है और इवन दोस्तों दुश्मनों की इंक्रिप्टेड बातचीत और नेविगेशन को भी असर पहुंचा सकता है। इससे हमारी सेना को जंग में बड़ा फायदा मिलेगा। दुश्मन की निगरानी और कमांड सिस्टम को अस्थायी रूप से बाधित हम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, HAL का जो STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, वो एक बार फिर से देरी में फंस गया है। पहले तो दोस्तों हनीवेल कंपनी के इंजन TPE 33112 समय पर नहीं मिल पा रहे थे, जिसका कारण था ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों का आना। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ गई है, वो ये है कि ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकर ने 00 इजेक्शन सीटें समय पर नहीं दी। और दोस्तों, इसका असर काफी ज्यादा पड़ेगा आगे, क्योंकि STT-40 की जो पहली डिलीवरी है वो सितंबर 2025 तक होनी थी, लेकिन अब ये आगे के लिए टल गई है, यानी कि 1 साल का गैप इसमें आ सकता है। इंजन और इजेक्शन सीटों की देरी की वजह से HAL का STT-40 ट्रेनर प्रोजेक्ट 1 साल और आगे बढ़ गया है। इसके अलावा दोस्तों, HAL अपने कैट्स वॉरियर UCAV को अस्त्र मिसाइलों से लैस करने की तैयारी कर रहा है, यानी कि ये ड्रोन अब अस्त्र मार्क 1 और आगे चलकर अस्त्र मार्क 2, मार्क 3 जैसी लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें दाग सकता है। अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर है, मार्क 2 की रेंज 160, मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ये ड्रोन तेजस और Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स के साथ लॉयल विंगमैन की तरह काम करेंगे। और इवन ड्रोन को रडार से बचाने के लिए इसका स्टेल्थ डिजाइन बनाया गया है। इसके अलावा इसमें स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। आने वाले बड़े वेरिएंट में इंटरनल वेपन बे भी होगा, ताकि मिसाइलें अंदर फिट होकर रडार से छिपी रहें। यह सिस्टम AI और टीमिंग टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा, जहां फाइटर जेट कई ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। इसका मकसद चाइना या पाकिस्तान जैसे विरोधियों के सामने इंडियन एयरफोर्स की ताकत और सुरक्षा बढ़ाना है, वो भी बिना पायलट को जोखिम में डाले। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने हैदराबाद की MTAR टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया है। अब दोनों ही मिलकर भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA के प्रोटोटाइप बनाने की दौड़ में हिस्सा लेंगे। ये प्रोजेक्ट करीबन 15,000 करोड़ रुपए का है। दोनों कंपनियों की अगर ताकत की बात की जाए, तो अडानी के पास एरोस्ट्रक्चर, कंपोजिट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने का अनुभव है, तो MTAR टेक्नोलॉजी के पास रॉकेट इंजन, सैटेलाइट्स और न्यूक्लियर पार्ट्स जैसे बहुत सटीक इंजीनियरिंग का अनुभव है। ये साझेदारी हल्के स्टेल्थ और हीट रेजिस्टेंस मटेरियल्स पर काम करेगी, यानी कि AMCA प्रोजेक्ट के लिए अब कुल 7 कंपनियां दावेदार बन चुकी है। HAL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, BAM कल्याणी, बेल L&T और अब अडानी MTAR। DRDO और ADA इनमें से बेस्ट कंपनियों को चुनेगा, जिनके पास तकनीकी और वित्तीय क्षमता होगी। DRDO अब भारत के लिए सॉथ रडार, यानी कि सरफेस वेव ओवर द हॉराइजन रडार बना रहा है। ये समुद्र की सतह से दूर टारगेट्स को भी देख सकता है, जो कि 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक भी अपने लक्ष्यों को देख सकता है। इसके जरिए भारतीय नौसेना सतही जहाज, पनडुब्बी और नीचे उड़ान भरने वाले ड्रोन्स और विमान की पहचान कर सकती है। ये HF सिग्नल और सतही वेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, मतलब रडार लाइन ऑफ साइट की रेंज से बहुत आगे देख सकता है। इसमें BI स्टैटिक सिस्टम है, यानी कि अलग ट्रांसमीटर और रिसीवर साइट्स हैं, जिससे दुश्मन के एंटी रडार मिसाइलों से खतरा कम हो जाता है। ये सभी मौसम में पैसिव मोड में भी काम कर सकता है। गुजरात तट पर ट्रायल्स और एंटीना इंस्टॉलेशन 2026 से शुरू होगा। इससे नौसेना को भारतीय महासागर क्षेत्र में पहले से चेतावनी देने और निगरानी का बड़ा फायदा मिल जाएगा। वहीं इजराइल की कंपनी राफेल ने अपनी लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल स्काई सिटिंग भारत को ऑफर की है, जिसे कि तेजस मार्क 1 Su-30 MKI पर लगाने की बात हो रही है। स्काई सिटिंग की रेंज जो है वो लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि बहुत दूर से हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इससे इंडियन एयरफोर्स को लंबी दूरी से दुश्मन के विमान मारने की ताकत मिलेगी, खास करके चाइना पाकिस्तान की आधुनिक मिसाइल खतरों को देखते हुए। इंडियन एयरफोर्स और राफेल अगले साल तक तकनीकी जांच, इवैल्यूएशन इसके लिए कर सकते हैं और जल्द ही खरीद और इंटीग्रेशन पर भी विचार किया जाएगा। इवन दोस्तों, ये सब चीजें इसलिए भी हो रही है क्योंकि भारत की जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है उस पर अभी वक्त लगेगा। तब तक एक इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर इस मिसाइल को देखा जा सकता है। वहीं रुद्रम 2 दोस्तों, जो कि भारत की नई एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि चुपचाप चलने वाले दुश्मनों के मोबाइल रडार्स तक भी पहुंच सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि डुअल सीकर, यानी कि 2 तरीके की खोज करने वाली इसकी आंखें हैं। एक रडार सिग्नल पकड़ती है
दूसरा, इंफ्रारेड देखकर अपने टारगेट को ढूंढती है। अगर रडार को बंद भी कर देता है दुश्मन, तो भी ये मिसाइल गर्म इंजन वाले ट्रक जैसी गर्मी देखकर उसे टारगेट बना सकती है। रेंज 300 से 350 किलोमीटर है, स्पीड मैक 5.5 है और 200 किलोग्राम का ये वॉरहेड कैरी कर सकती है। Su-30 MKI पर इसके ट्रायल हुए और आगे तेजस मार्क 1, जागवार और राफेल जैसे विमानों पर भी इसे लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस को तब भी खत्म कर सकती है जब वो शांत होकर भाग रहे हों। इससे दोस्तों हमारे एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादा सुरक्षित और असरदार सीड क्षमता मिल जाएगी। वहीं दोस्तों भारत की JSW डिफेंस और अमेरिकी कंपनी शील्ड AI अब VBAT ड्रोन पर मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि अब ये सहयोग और ज्यादा गहरा हो गया है। JSW ने इस समझौते के लिए कुल $90 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रखा है ताकि VBAT की भारत में असेंबली और निर्माण हो सके। VBAT एक छोटा VTOL ड्रोन है जिसका वजन 145 किलोग्राम है। ये 5 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है। 100 किलोमीटर रेंज है, जो कि ISR और स्ट्राइक मिशनों के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है। अब दोस्तों ये जो जॉइंट वेंचर है उसके तहत शील्ड AI भारतीय टेक और सेंसर के साथ मिलाकर इंटीग्रेट करने पर काम किया जा रहा है ताकि ड्रोन से लक्ष्य पहचान से हमला तक का समय बहुत कम किया जा सके। प्रोटोटाइप भारत में ही बनेगा और इंडियन एयरफोर्स में ट्रायल और डिलीवरी इसकी दी जाएगी। और JSW और शील्ड AI मिलकर VBAT ड्रोन में AI का इंटीग्रेशन भी तेज कर रहे हैं। दोस्तों इंडोनेशिया की एयरफोर्स और भारतीय एयरफोर्स ने छठे एयर स्टाफ टॉक्स बाली 2025 में कई अहम रक्षा समझौते किए, जिसमें कि Su-30 फोरम बनाया गया है, जिससे कि दोनों देशों के Su-30 फाइटर जेट्स की देखभाल, ट्रेनिंग और अपग्रेड पर काम होगा। भारत के 260 से ज़्यादा Sukhoi 30 MKI हैं और इंडोनेशिया के पास 11 Su-30 MKI फाइटर जेट्स है। इनके लिए लॉजिस्टिक आसान किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के IL-78 MKI टैंकर इंडोनेशिया के जेट्स को ईंधन देंगे। इससे लंबी उड़ान और जॉइंट ट्रेनिंग आसान होगी। इसके अलावा डेटा शेयरिंग और रेडीनेस को भी दोनों देश मिलकर बढ़ाएंगे। मतलब रियल टाइम खतरे की जानकारी भी साझा की जाएगी। मानव मिशन और आपदा राहत में भी इससे सहयोग मिलेगा और इससे दोस्तों इंडो इंडोनेशियन एयर डिफेंस सहयोग और मजबूत होगा। समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच ये बढ़ता हुआ भरोसा दिखता है। वहीं दोस्तों भारत की GRSC ने सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक MOU साइन किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए नए नेविगेशन सिस्टम बनाना और उन्हें आधुनिक करना होगा। इस साझेदारी का मकसद आधुनिक और सुरक्षित नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करना है, पुराने सिस्टम का अपग्रेड और साइबर सुरक्षा को बढ़ाना है। दरअसल दोस्तों GRSC जो कि जहाज निर्माण और इंटीग्रेशन का अनुभव रखती है और ऐसे में सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर विशेषज्ञता रखता है। बता दें कि दोनों ही R&D, टेस्टिंग और फील्ड ट्रायल्स में सहयोग करेंगे, जिससे कि नौसेना को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस, प्रिसीजन नेविगेशन और आधुनिक नेटवर्क से जुड़े सिस्टम्स मिलेंगे। वहीं दोस्तों चाइना का युआनवांग 5 मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज एक बार फिर से इंडियन ओशन में आ गया है। दरअसल भारत ने हाल ही में अंडमान और बंगाल की खाड़ी में एक मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम वार्निंग जारी की थी, जिसकी डेजिग्नेटेड रेंज जो है वो 3550 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। युआनवांग 5 दोस्तों ये अक्सर आता रहता है जब भी भारत नोटम वार्निंग जारी करता है। युआनवांग 5 मिसाइल लॉन्च और स्पेस मिशन ट्रैक कर सकता है। इवन दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी रिसर्च जहाज ओशियन टाइटन भी इसी क्षेत्र में आया हुआ है। मतलब साफ है कि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ चाइना का युआनवांग 5 ही नहीं बल्कि अमेरिका का ओशियन टाइटन भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि भारत का दिव्यास्त्र मिसाइल लॉन्च इस बार बहुत हाई प्रोफाइल ऑडियंस को आकर्षित कर रहा है। मतलब दिव्यास्त्र लॉन्च के लिए चीन और अमेरिका दोनों के जहाज बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। दोस्तों अगले हफ्ते तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR में फ्यूल लोडिंग शुरू हो जाएगी। ये 500 मेगावाट का सोडियम कूल न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसे भारत ने खुद बनाया। पहले इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे थे, लेकिन अब इन्हें ठीक कर लिया गया है। फ्यूल भरने के बाद अगले 6 महीने में रिएक्टर चालू हो जाएगा और ये रिएक्टर दोस्तों पुराना इस्तेमाल हुआ फ्यूल दोबारा उपयोग कर सकता है, यानी कि कम रेडियो एक्टिव वेस्ट बनेगा। दुनिया में ऐसा रिएक्टर सिर्फ रशिया के पास है और भारत दूसरा देश बन गया और इससे भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं दोस्तों आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने अब भारतीय सेना के लिए बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस बनाना शुरू कर दिया है। यह एम्बुलेंस टाटा 407 गाड़ी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसका काम जंग वाले इलाकों से घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालना और अस्पताल पहुंचाना होगा। इसमें बुलेट प्रूफ बॉडी, IED प्रोटेक्शन, ऑक्सीजन सिस्टम, स्ट्रेचर और मेडिकल उपकरण होंगे। इवन इसके टायर अनफ्लैट होंगे, मतलब गोला या धमाके के बाद भी गाड़ी चलती रहेगी। वजन को संतुलित रखते हुए इसे तेज और फुर्तीला बनाया गया है ताकि पहाड़ी और शहरी दोनों इलाकों में काम कर सके। हालांकि इससे पहले भारतीय सेना काफी नॉर्मल और हल्के आर्मर्ड वाले जो एम्बुलेंस थे उसका इस्तेमाल करती थी, जो कि गोलीबारी में सुरक्षित नहीं थी। लेकिन अब ये पूरी तरीके से स्वदेशी बुलेट प्रूफ मेडिकल वाहन बनाया जा रहा है ताकि मैदानी जंग में जवानों की जान बचाई जा सके। वहीं दोस्तों पाकिस्तान में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात बहुत खराब हो गए।
पाकिस्तानी सेना और पुलिस की गोलाबारी में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। करीबन 1900 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये झड़पें खास तौर पर मुरीद के इलाके में हुई है, जो बताता है दोस्तों पाकिस्तान कैसे अपने नागरिकों पर बर्बरता कर रहा है। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।